नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो स्ट्रैटेजी, वो वीडियो जो आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे। मैं खुद इसका वेट कर रहा था कब आपके सामने इसे प्रेजेंट करूं, क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस वाली स्ट्रैटेजी और इस वाली स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स को लेके जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो ये है दी एल केमिस्ट स्ट्रैटेजी पार्ट 2 एंड 3। 2 एंड 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महेश सर ने पार्ट 2 का वीडियो बनाया। पार्ट 3 के लिए उन्होंने मुझे जो हिंट्स दिए, यानी कि जो मैं आज कवर करूंगा, शायद वो पार्ट 3 में उसी को अपने स्टाइल में रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो इसलिए पार्ट 2 एंड 3 ये है। और जैसा मैंने कहा, महेश सर ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी लाते रहते हैं रिटेलर्स के लिए जो आप पीसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आराम से उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो भी एक काफी स्पेशल स्ट्रैटेजी है, और मैं राइट अपफ्रंट यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मैं जरूर खुद अपने पर्सनल अकाउंट में स्टार्ट करने वाला हूँ अगले मंथ से। क्यों? क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं, जैसे मैंने कहा, इसके रिजल्ट्स को लेके। तो आपसे वही शेयर करना चाहता हूं आज। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रेटेजी के पहले कुछ फीचर्स। उससे पहले कि मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊं, उसका रिव्यू करूं और उसका रिवीजन करूं जो सर ने हमें स्ट्रेटेजी बताई है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। ऑल्दो आज जो हम डिस्कस करेंगे, अगर पार्ट 1 नहीं भी देखा है, आप सीधा पार्ट 2 को देखकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी डिफरेंस है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, पहली बार स्ट्रेटेजी के बारे में जान रहा है, तो उसको जानना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या है स्ट्रेटेजी में ऐसा जो मैं इतना एक्साइटेड हूं मैं इसे शेयर करने के लिए। तो सबसे पहला, ये बेस्ड है सबसे सेफेस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट निफ्टी 50 ईटीएफ पे। निफ्टी 50 को अगर आपने हिस्टोरिकली देखा होगा, उसका चार्ट देख लेते हैं। तो यह है निफ्टी 50 का चार्ट 2011 से लेके अभी तक 2022 जुलाई तक। इसमें आप देखेंगे कि कैसे निफ्टी उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, लेकिन उसका लगातार मूवमेंट ऊपर की तरफ को ही है। तो यही है इसका बेस कि निफ्टी भले ही गिरता रहे, कई बड़े इवेंट्स आ जाते हैं, वॉर आ जाता है, कोरोना आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, ऐसे में दुनिया भर के मार्केट गिरते हैं, निफ्टी भी गिरता है, लेकिन उसके बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है फिर वो उठता है। तो इसी पे बेस्ड है ये स्ट्रेटेजी कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे फायदा उठाना है निफ्टी 50 के इस मूवमेंट का जो इन अ लॉन्ग टर्म ऊपर की तरफ ही जाता है। सो बिकॉज हम निफ्टी 50 के ईटीएफ्स में इसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट शेयर्स को ढूंढ ढूंढ के नहीं लाना पड़ता है कि ओके अब ये अपने लो पे पहुंच गया है, यहाँ से जब ये हाई को क्रॉस करेगा, एक ब्रेकआउट आएगा तो हम बाय करेंगे, या फिर इतना परसेंट गिर गया है, या फिर ये वाला शेयर अभी बाय करना चाहिए, वो वाला शेयर अभी बेच देना चाहिए। अलग अलग शेयरों में जाने की जरूरत नहीं है हमें। हम सिर्फ निफ्टी 50 के ईटीएफ में यहाँ ट्रेडिंग करेंगे। और इसका ये भी फायदा है कि कई बार हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स आ जाते हैं जो गिरते हैं, लगातार गिरते जाते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते, और कई बार तो बहुत रेयर होता है, लेकिन वो हो सकता है डीलिस्ट हो जाए या बिल्कुल ही ऐसे टूट जाए कि हमारा पैसा बहुत ही डूब जाए। यहाँ पे निफ्टी 50 के साथ वो नहीं है, तो यहाँ पे हमें शेयरों को हंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। हमें कोई चार्ट्स नहीं देखने हैं, हमें कोई चार्ट्स पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। हमारे पास सिंपल एक स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल, जो कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। उसे समझना बहुत आसान है और इंप्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। सिर्फ निफ्टी 50 के ईटीएफ में बिना कोई चार्ट देखे, बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस के हम इसे कर सकते हैं, और ये हमें देता है सेफर रिटर्न्स। सेफर को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है एक सर्कस की तरह है, जहां पे कोई किसी को नचा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई गवा रहा है। और जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो पैसे गंवाने वालों के खिलाफ है, यानी कि 99% कहा जाता है कि पैसे गंवाते हैं और सिर्फ 1% यहाँ कमाते हैं। तो आप खुद दिल पे हाथ रखिए, सोचिए, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ समय से हैं, आपने आज तक क्या कमाया है या फिर गंवाया है। अगर आप गंवाने वालों की कैटेगरी में है और कमाने वालों में आना चाहते हैं, तो ये एक काफी सेफ स्ट्रैटेजी है। शेयर मार्केट में होने को तो ऐसे ऐसे तरीके हैं जहां आप 50% 60% भी जनरेट कर सकते हैं एनुअली, या उससे भी ज्यादा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन रिटेलर्स की जो थोड़े थोड़े प्रॉफिट कमा के सुकून से रहना चाहते हैं, और बिना टेक्निकल उसके, बिना किसी झोल झमेले में फंस के सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए है स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी बीट करती है एफडी को और इन्फ्लेशन को। तो एफडी के जो रेट्स आपको मिलते हैं इन्फ्लेशन से, उससे कहीं ऊपर आपको यहाँ रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसे उन स्ट्रैटेजी से मत कंपेयर कीजिए जो 25-30% रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। ऑफकोर्स उसमें काम ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा होती है, और काफी कुछ मॉनिटर करना पड़ता है। ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आसानी से चलती रहती है। जब आप देखेंगे कैसे चलती है, बहुत ही आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमाते रह सकते हैं। तो इसका मैंने बैक टेस्ट किया है पिछले 6 सालों तक का। तो वो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि 6 साल में क्या है, 5 साल में क्या है, 3 साल, 2 साल,
ये सारे रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ तो दम है, महेश सर का ये ऐसे ही ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है। आपको ये टेंशन नहीं होती ओ यार ये शेयर में तो बैड न्यूज आ गई है, अब इसकी मैनेजमेंट खराब हो गई, इसके रिजल्ट्स क्वार्टर के अच्छे नहीं आए, अब ये गिरेगा, पता नहीं कब उठेगा। वो सब चीजें हट गई हैं। या फिर आपको टेक्निकल चार्ट्स देखने नहीं आते तो आप शेयर नहीं चूज कर पा रहे हैं सही सा, वो सारी टेंशन हट जाएगी। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी में आपका पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन नहीं आएगा, वो भी आएगा, नोशनल लॉसेस दिखेंगे, लेकिन बिकॉज निफ्टी 50 का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि वो गिरने के बाद जरूर उठता है और अच्छे से उठता है। तो आपको जो एंड रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉफिट हैं, जो हम एनुअल प्रॉफिट देखेंगे, वो मुझे तो बहुत पसंद आए, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएंगे। अब जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो देखा है उन्होंने बैक टेस्टिंग शीट देखी होगी। तो 5 इयर्स का जब हम बैक टेस्ट करते हैं उसमें ये रिजल्ट्स आए थे कि अगर हम 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2022 तक 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मार्केट चलते। अब पूरा मैं पार्ट 1 में क्या था वो नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, और जैसे मैंने कहा पार्ट 1 नहीं भी देखेंगे, पार्ट 2 ही सिर्फ देखेंगे तो भी इनफ है। पार्ट 1 मैंडेटरी नहीं है। पार्ट 1 सिर्फ महेश सर ने भूमिका बनाने के लिए हमें एक छोटा सा खजाने की तरफ मोड़ने के लिए दिया था, लेकिन असली खजाना यहाँ छुपा है, और हो सकता है उनके पार्ट 3 में कुछ और नया आए जिससे खजाना और एनहांस हो जाए। इन 5 सालों में अगर हम 6% का टारगेट लेके चलते, जो पार्ट 1 में हमारी स्ट्रेटेजी थी, उसमें हमें मिलते 7.75% पर एनम का रिटर्न। ठीक है, जहां जबकि निफ्टी 20 में 15.13% का रिटर्न आया था। तो पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि इतना कोई एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं है, लेकिन अब मैं पार्ट 2 का आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। तो बैक टेस्टिंग वगैरह सब दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ प्रीव्यू पहले ही दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या एक्सपेक्ट करना है यहाँ पे। तो सेम डेट्स के लिए अगर हमने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता स्ट्रेटेजी के हिसाब से 1 लाख रुपीज, तो हमारा प्रॉफिट होता पार्ट 1 में जो हमने देखा था उसका डबल से थोड़ा सा ज्यादा। और परसेंटेज वाइज देखें, पार्ट 1 में 7.75% था, यहाँ पे है 14.13%। ये 5 साल का बैक टेस्टिंग है। 4 साल में देखेंगे तो परसेंटेज और ज्यादा है, 3 साल में और ज्यादा, और 2 साल में तो काफी ज्यादा, क्योंकि 2 साल में और 3 साल में जो कोरोना वाला पोस्ट मार्केट हुआ था, उसके बाद जो मार्केट उछला था, उसके रिजल्ट्स ने हर चीज को एनहांस किया। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स भी आप देखेंगे वहां भी एनहांस थे, तो इस स्ट्रेटेजी में है। लेकिन वो 5 साल का भी आप देखेंगे कोरोना से पहले और ये कोरोना के थ्रू होते हुए हमारी स्ट्रेटेजी आई है, यानी कि कोरोना से पहले जो था, फिर कोरोना के जो टाइम पे आया, और फिर कोरोना के बाद जो राइज हुआ, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि एक ऐसी साइकिल इंक्लूडेड है जिसमें एक बड़ा फॉल आया, और उसके बाद फिर से जब ये रशिया यूक्रेन वॉर आया था, वो फॉल भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जो राइज हुआ, पूरी तरह से ठीक से राइज नहीं हुआ लेकिन राइज हुआ है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो वो सारा आप बैक टेस्टिंग में देख पाएंगे। तो अगर आप मेरी तरह पार्ट 2 का रिजल्ट देख के एक्साइटेड हैं तो आइए चलते हैं आगे के स्टेप्स। ये स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें कैसे इसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या पार्ट हैं इसमें, क्या क्या स्टेप्स हैं, आइए वो जानते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए गूगल शीट बनाई है, जिसमें मैंने आपको मेथड वाली शीट दी है, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे ये स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ में मैंने दिया है आपको बैक टेस्टिंग, कि आप अपनी मर्जी की डेट्स के हिसाब से, अपने मर्जी के प्राइस के हिसाब से कुछ पैरामीटर्स हैं उन्हें चेंज करके, लाइक प्रॉफिट परसेंटेज, डेट्स, इन्वेस्टेबल अमाउंट, वो सारी चीजें चेंज कर करके चेक कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए होते। तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहला स्टेप है, हम चूज करते हैं निफ्टी के टॉप 6 ETF। टॉप 6 है वो वॉल्यूम के बेस पे, ठीक है। तो वो मैंने आपको निकाल के यहाँ पे दे दिया है टॉप 6। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेली एवरेज वॉल्यूम निकाला। मैंने पिछले 1 साल में देखा कि क्या वॉल्यूम रहा, और उसका डेली एवरेज मैंने यहाँ पे निकाल लिया फॉर्मूला से। महेश सर ने जो पार्ट 2 में वीडियो में बताए थे, ये थोड़े ऊपर नीचे है जो सीक्वेंस में उन्होंने बताए थे। मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 पे है, जिसमें उससे कम है वो नंबर 2, और इसी तरह वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 6 सेलेक्ट कर लिए वॉल्यूम के आधार पे। वॉल्यूम इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जिसमें होगा ज्यादा, उसमें खरीदना और बेचना आसान रहता है, वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम कम होगा उसमें आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई सेलर नहीं होगा आप जिससे खरीद सकते हैं, और आप बेच भी नहीं पाएंगे क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो वॉल्यूम वही डिसाइड करता है कि कितने ज्यादा खरीदार और कितने ज्यादा बायर और सेलर अवेलेबल है, उसमें वॉल्यूम से पता चलता है। तो स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, तो आप स्टार्ट करेंगे 6,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट एक ETF में। अगर 2 लाख का कैपिटल है तो 12,000, 3 लाख का है तो 18,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो डेट्स हैं 1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, ये अलग अलग डेट्स हैं। फॉर कन्वीनियंस आप 1st से स्टार्ट करना है, मैं तो 1st से ही स्टार्ट करने वाला, अभी जुलाई है, अगस्त 1st से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो 1st को हम पहले ETF में, जो कि इस लिस्ट में है पहला ETF, यानी कि निफ्टी 20, उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं 6,000 रुपीज लमसम। ठीक है, एक साथ 6,000 की यूनिट्स खरीद लेते हैं, बस पहले महीने में इतना ही करना है। नेक्स्ट स्टेप, जब अगला महीना आएगा, क्योंकि हमने 1st को निफ्टी 20 खरीदा था,
फर्स्ट को हम उसमें उसकी पहली SIP करेंगे 1600 रुपीज की। अब SIP का कैलकुलेशन भी आप राइट में देख सकते हैं। अगर आपका ETF में 6000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लमसम, तो SIP होगी 1600 की। अगर उसका डबल इन्वेस्ट कर रहे हैं 12000, तो SIP भी डबल हो जाएगी। अगर ट्रिपल कर रहे हैं 18000, तो SIP ट्रिपल हो जाएगी 4800। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और शीट में मैंने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा के भी ये कैलकुलेशन आपको करके दी हुई है, जो कि अभी मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट में समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने लमसम खरीदा, और उसके अगले महीने फर्स्ट को हम उसमें SIP कर देंगे, और उसी अगले महीने में हम नेक्स्ट ETF खरीद लेंगे फिफ्थ को। तो ये जो डेट्स हैं ऊपर, फर्स्ट, फिफ्थ, 10th, 15th, 20th, 25th, सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ इन्हीं डेट्स में होंगे। अगर इन डेट्स पे हॉलीडे पड़ता है तो उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट पे, जैसे कि अगर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को हॉलीडे है और सेकंड को ट्रेडिंग डे है, तो मैं सेकंड को वो ट्रांजैक्शन करूंगा जो फर्स्ट को करना था। तो सिंपली आप एक दिन आगे मूव कर देंगे अपना ट्रांजैक्शन। चाहे तो पीछे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन पीछे मूव करने में क्या होता है, महीना भी चेंज हो जाता है। फर्स्ट की जगह अगर जो और ट्रांजैक्शन आपको फर्स्ट को करनी है वो 31st को या 30th को करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ आगे मूव किया है। उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने आगे मूव किया है। तो बैक टेस्टिंग में भी आगे की डेट्स है। अब मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल लूंगा, 6000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1600, यही फिगर्स मैं बार बार बोलूंगा। ठीक है, तो हम 1600 वाली SIP हम कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक कि हमें 6% प्रॉफिट नहीं मिल जाता ओवरऑल यूनिट्स पे। तो जो लमसम खरीदा प्लस जो हम SIPs में खरीद रहे हैं, सारे यूनिट्स पे जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है उसका 6% जब तक हमें नहीं मिल जाता, हम तब तक SIPs चालू रखेंगे, तब तक बंद नहीं करेंगे। हो सकता है वो 15 तक जाएं, हो सकता है 15 के बियॉन्ड जाएं, बट जो मैंने बैक टेस्टिंग में देखा पिछले 6 साल तक 15 क्या 12 मैक्सिमम गया था। तो 15 तक तो गया ही नहीं अभी तक, तो 12 मैक्सिमम गया है। लेकिन हम दिमाग में ये लेके चलेंगे कि हो सकता है हमें 15 SIPs तक करनी पड़े, और उसके बियॉन्ड भी करनी पड़े। हो सकता है काफी मेजर फॉल आ जाए, उसके बाद साइडवेज हो जाए मार्केट, तो 15 सिप्स से भी ज्यादा करनी पड़ सकती है, बट नो वरीज। तो ऑन एन एवरेज मैंने देखा ये 7 सिप्स के अराउंड जाता है, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और ऑन एन एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ज्यादा सिप जा रही है और कहीं पे तो एक भी सिप नहीं होती, उससे पहले ही कुछ ही दिनों में विद इन लेस देन अ मंथ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है 6% की, जो आप बैक टेस्टिंग में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहले ETF का काम। दूसरा ETF हम स्टार्ट करेंगे उससे 35 डेज बाद, यानी कि फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया था, फिफ्थ को हम नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ETF को लमसम में खरीद लेंगे। उसे मैं कैलेंडर पे भी समझा दूंगा आपको, विजुअली समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगले महीने से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगस्त 2022 से, तो पहला ETF मैं खरीदूंगा फर्स्ट को, उसमें मैं लमसम 6000 का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। बाकी के महीने मुझे कोई और ट्रांजैक्शन नहीं करना है। हाँ, 6% का प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, लेकिन कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट मंथ सितंबर में फर्स्ट को हम पहले वाले सिप की पहली SIP कर देंगे, क्योंकि हमने ये फर्स्ट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को हम उसकी पहली SIP कर देंगे, और फिफ्थ को हम अगला सेकंड नंबर का ETF खरीद लेंगे लमसम में, यानी कि 6000 उसमें भी इन्वेस्ट कर देंगे। बाकी के महीने कोई और ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी आ सकती है, उसका डेट से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग जिस दिन भी 6% मिलते हैं उस दिन बुकिंग कीजिए, और उसके आगे क्या करना है अभी यहाँ पे बताऊंगा आपको। अब सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, तो हम जो अगली SIP करेंगे पहले ETF में वो थर्ड को होगी, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप, फर्स्ट को सैटरडे था यानी कि नॉन ट्रेडिंग डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे सीधा थर्ड को आया, तो थर्ड को हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड बैक टेस्टिंग में मैंने इसी तरह से डिजाइन किया है, जिस भी दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आएगा उस दिन ट्रांजैक्शन होगा, अगर छुट्टी है हमारी रेगुलर डेट पे। और उसके बाद फिफ्थ को हम सेकेंड ETF की SIP कर देंगे। तो ठीक है, ये कलर कोडिंग भी मैंने इसलिए कर दिया ताकि हमें ETF का पता चल जाए 1 है ये 2 है। और फिर हम 10th को थर्ड वाला ETF खरीद लेंगे। तो जो ETF खरीदने की फ्रीक्वेंसी है, पहला पहले मंथ में खरीदा फर्स्ट को, सेकेंड ETF लमसम में खरीदा फिफ्थ को, और थर्ड ETF लमसम में खरीदा 10th को ऑफ द थर्ड मंथ। तो मंथ चेंज होते जा रहे हैं, तो 35 डेज का गैप है हर उसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही साथ सारा नहीं खरीद रहे हैं, अदरवाइज तो फिर अलग अलग ETF में करने का कोई फायदा ही नहीं। अलग अलग ETF में हम दो वजह से कर रहे हैं, एक तो ताकि हमारा जो एवरेजिंग है वो अलग अलग ETF में अलग अलग चलता रहे, और हमें एक ही ETF बेचना है तो हम वही वाला ETF बेचेंगे जिसमें भी 6% प्रॉफिट आ रहा है। तो 6 पैरेलल साइकिल्स आपकी चलती रहेंगी इसमें, जहां जहां प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी वो करते रहेंगे, और जहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग की बात कर लूँ उसके बाद साइकिल कैसे स्टार्ट करनी है वो दिखा देता हूँ आपको। सपोज दिसंबर 2022 में जाके हमारा जो पहला ETF था जो हमने अगस्त में स्टार्ट किया, वो 16th को उसका 6% का प्रॉफिट आता है, तो हम उसके सारे यूनिट्स बेच देंगे 16th को, और जो भी प्रॉफिट आएगा सारा हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद जब जनवरी 2023 यानी कि नेक्स्ट मंथ फिर से उसकी साइकिल स्टार्ट होगी। फर्स्ट को होनी चाहिए थी, लेकिन फर्स्ट को संडे है तो सेकंड को। तो जो जब भी आप ETF बेचे कोई भी, उसकी डेट जो भी आपने फिक्स करी है
ऐसा नहीं कि 16 दिसंबर को मैंने बेचा तो मैं उसके अगले दिन से फिर से खरीद लूंगा, नहीं, उसको खरीदने की तारीख वही रहेगी जो हर महीने उसकी तारीख है एसआईपी की और लमसम बाइंग की। ठीक है, वो तारीख आप शुरू में ही फिक्स कर देंगे, ओके ये वाला ईटीएफ इस तारीख को, दूसरा वाला ईटीएफ इस तारीख को, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। ओके, और पॉइंट नंबर 6 है कि अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा है तो उसमें 6% जब गिरता था तब हम सेकंड ईटीएफ में स्टार्ट करते थे। यहाँ पे 6% गिरने का कोई रूल नहीं है, हम सेकंड ईटीएफ नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे जैसा मैंने ऊपर बताया। ऑलराइट, तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। और लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि दिसंबर में 16 को बुकिंग आई थी, तो हम अगले जनवरी में 1 को या 2 जब भी ट्रेडिंग डे आ रहा है उस दिन से नई साइकिल स्टार्ट करेंगे उस ईटीएफ की। बाकी ईटीएफ की साइकिल जैसी चल रही है वो चलते रहने दीजिए, जिस जिस में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी उसकी साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगी उसकी पर्टिकुलर डेट पे लमसम बाय के साथ, और उसके अगले महीने से एसआईपीज हर महीने चलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो अब हमने स्टेप सारे सीख लिए कि कैसे ये इंप्लीमेंट करना है। अब देखते हैं बैक टेस्टिंग, और इसे बैक टेस्टिंग के फॉर्म में समझते हैं कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कब प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, और फिर एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स को। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए ये वाली शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइल पे जाइए, मेक अ कॉपी पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे मेक अ कॉपी करते ही एक कॉपी बन जाएगी। उस कॉपी को आपको यूज करना है इसका बैक टेस्टिंग के लिए, एडिट करके सारे पैरामीटर्स आप चेंज करके देख सकते हैं। ये वाली जो शीट है डायरेक्टली आप अगर कोशिश करेंगे आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो व्यू ओनली होगी, और वहां पे आप रिक्वेस्ट एक्सेस मत कीजिएगा क्योंकि मैं इस शीट का एक्सेस नहीं दे सकता। तो ओनली वे यू कैन डू इट इज बाय मेकिंग अ कॉपी। तो कॉपी बना लेने के बाद ये जो येलो वाले सेल्स हैं वहां पे आप डेटा चेंज कर सकते हैं, इनपुट चेंज कर सकते हैं। ये इनपुट वाला सेक्शन है सबसे पहले। ठीक है, ये 6 ईटीएफ्स ऑलरेडी डाल दिए हैं मैंने पुल करके वहां पे जो मैंने लिस्ट बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से अभी फिलहाल जो मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है वो वाला डेटा डाला हुआ है, और 30 जून 2022 पिछले महीने के एंड तक का। 1 लाख हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 लाख के हिसाब से लमसम होता है 6000, यानी कि 6000 पर ईटीएफ इन्वेस्ट करेंगे। एसआईपी हमारा होगा 1600, और हमने टारगेट रखा है 6%। अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आएगा, पहले भी आया है, महेश सर से भी पूछा है, मुझसे भी पूछा है, वाई 6%? थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा वाई 6%। पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इनपुट को देखा हमने, इस इनपुट के हिसाब से अब अलग अलग शीट्स बने यहाँ पे, ईटीएफ 1 2 3 4। तो 1 में है निफ्टी बीज, 2 में है सेट एफ NIF 50 जो कि SBI का है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है वही है, 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 5 6, इस सीक्वेंस में ये ईटीएफ्स लगे हैं। और जब यहाँ 1 जुलाई डालते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला 5 अगस्त को शुरू करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 जुलाई है, तो टॉप में चलते हैं, तो 3 जुलाई, क्योंकि 1 और 2 छुट्टी थी, तो 3 जुलाई को इसने पहला लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रैक करते हुए चल रहे हैं। ओके, और सारा कैलकुलेशन क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे है, क्योंकि ईटीएफ में जो हिस्टोरिकल डेटा आता है और जो हम देखते हैं, जो हाईज और लोज होते हैं, कई दिन ऐसे हाईज और लोज दिखाता है जो नॉन ट्रेडेबल है, हम उसे ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए हाईज और लोज पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सारे कैलकुलेशन क्लोज प्राइस बेसिस पे किए गए हैं। ठीक है, तो पहले दिन हमने क्लोज प्राइस के बेसिस पे उसे बाय कर लिया, यानी कि ये ट्रांजैक्शन अगर आप 315 330 के बीच में करेंगे तो आप क्लोज प्राइस के बहुत क्लोज होंगे, वहां पे आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जब आप रियल में इसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लोज प्राइस हमें मिल गया। ठीक है, ये है 3 जुलाई 2017, वहां से हमने स्टार्ट किया और हमारा इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया। 6000 मैक्स इन्वेस्ट हो सकता था, तो मैंने जस्ट थोड़ा सा कम किया, बिकॉज हमें यूनिट्स जो खरीदने हैं वो होल नंबर में खरीदनी पड़ती है, ये म्यूचुअल फंड की तरह पार्शियल यूनिट्स नहीं आता है। पहले मैंने ये निकाला कि कितने यूनिट्स हम खरीद पाएंगे मैक्सिमम, और फिर उसके हिसाब से कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, इसलिए आप 6000 एग्जैक्ट नहीं देखेंगे यहाँ पे, उससे थोड़ा कम ही दिखेगा मोस्टली। तो इतना अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, इतने यूनिट्स हमने खरीद लिए, और हमारा एवरेज प्राइस अभी इतना चल रहा है। इसके बाद देखिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और यहाँ पे ये ट्रैक करते हुए चल रहा है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है उस पर्टिकुलर दिन क्लोज प्राइस पे। ठीक है, तो जिस भी दिन 6% आएगा उस दिन ये शीट प्रॉफिट को बुक कर लेगी। तो यहां तक नहीं आया, 5.41 तक गया, तो अभी 6% नहीं आया, इसलिए इसने 1 तारीख आ गई है तो इसने नेक्स्ट सिप कर दिया क्लोज प्राइस पे और 1600 के करीब इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट सिप नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को। ठीक है, ये वाला इस ETF में चल रहा है, और पैरेलली ठीक है, तो ये 1 जुलाई को हमने स्टार्ट किया था, और एज पर द स्ट्रेटजी सेकेंड ETF हमारा 5 अगस्त को होगा, क्योंकि हम गैप रख के चल रहे हैं इनके बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 अगस्त इसकी स्टार्ट डेट है, अगेन 5 6 छुट्टी रही होगी, इसलिए 7 अगस्त को यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। 7 अगस्त को इसने लमसम इन्वेस्ट कर दिया इसमें 6000 रुपीज, और उसके बाद फिर इसकी डेट फिक्स हो गई है 5। यहाँ पे सिप डेट भी ऊपर मैंने लिखी हुई है, 5 को ये चेक करता है कि किस दिन 5 आ रहा है, या फिर उसका 5 अगर छुट्टी है तो उसके नेक्स्ट दिन ये SIP कर देता है। ठीक है, ये यहाँ चल रहा है, और फिर नेक्स्ट मंथ
जब हम अक्टूबर में आ गए यानी कि 10 अक्टूबर को हमें नेक्स्ट ETF में स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए, सॉरी सितंबर, क्योंकि हमने जुलाई से स्टार्ट किया था। तो 10 सितंबर को छुट्टी थी, 11 सितंबर को इसने लमसम इन्वेस्ट कर दिया 6000 इस वाले ETF में, और फिर उसकी SIP चल रही है 10th को, फिर अगले 10th को। तो ये सारे पैरेलली चल रहे हैं एक साथ, एक एक महीने के गैप में स्टार्ट किए हमने, लेकिन फिर SIPs हर महीने सबकी चल रही हैं। और फिर 4th ETF स्टार्ट हुआ 15 अक्टूबर को, उसमें लमसम इन्वेस्ट हो गया पहले दिन, और उसके बाद 15 को उसकी SIPs चल रही हैं, ठीक है, वो भी चल रहा है, और उसमें 6% प्रॉफिट आ गया यहाँ जाके। तो जहां 6% प्रॉफिट जिस भी ETF में आएगा, शीट ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक करेगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गैप है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और क्योंकि इसकी डेट थी 15, इसका लमसम भी 15 को ही होगा, ठीक है। तो तब तक हम खाली बैठे रहेंगे, इस वाले ETF में कुछ नहीं करेंगे। बाकी ETF में जो चल रहा है उनकी SIPs वगैरह सब चलती रहेगी। इस वाले ETF की बारी तब आएगी जब नेक्स्ट डेट आएगी, यानी कि इसकी 15 की डेट। अब हमें लमसम फिर से करना है, इसमें लमसम इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर इसकी SIP शुरू हो गई, ठीक है, चलते रहे। और यहाँ पे SIP मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ कि कितनी SIPs हो गई हैं, क्योंकि उसके बेस पे मैंने ये निकाला है कि ओवरऑल पूरे 5 साल में मैक्सिमम SIP कितनी थी, ऑन एन एवरेज SIP कितनी थी, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6% से ऊपर प्रॉफिट आया क्लोजिंग बेसिस पे, और ये बुक हो गया। और फिर खाली पीरियड, और फिर जब 15th की डेट आई, यहाँ 16 बिकॉज 15 छुट्टी थी, 15 अगस्त ऑब्वियसली छुट्टी होती है, तो 16 को लमसम स्टार्ट। तो इस तरह से साइकिल चल रही है, ठीक है। तो जब भी आप किसी बैक टेस्टिंग को देखें, ये जरूर देख ले कि कितने गैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितने गैप में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें, सीधा एंड रिजल्ट देख लिया होगा इतना परसेंटेज आ रहा है और एक्सपेक्ट करेंगे हर महीने उसके हिसाब से आएगा, नहीं। यहाँ पे मैंने ये भी एनालाइज करके आपको दिखाया, थोड़ी देर में प्रॉफिट बुकिंग समरी वाली शीट दिखाऊंगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि ओके, मार्केट भाग रहा है तो क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, मार्केट स्लो हो गया है तो क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है। तो उसी तरह 5th में और 6th में वो आप खुद देख सकते हैं जब आप इस शीट को कॉपी करेंगे। तो ये सब कुछ पैरेलली चल रहा है। फाइनली फिर हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। तो निफ्टी बीज में क्या परफॉर्मेंस रहा, ठीक है, ओवरऑल उसने कितना प्रॉफिट बुक किया, उसमें मैक्स कितना इन्वेस्ट हुआ था, करंटली कितना इन्वेस्टेड है, जो लास्ट में बिका नहीं, अभी भी हम होल्ड करके रख रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसमें मैक्स पूरे पीरियड में, जो 5 साल का टेस्टिंग पीरियड है, जो भी टेस्टिंग पीरियड है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ प्रॉफिट बुकिंग से पहले, वो यहाँ दिखेगा। एवरेज कितना इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि कभी कम इन्वेस्ट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कभी उससे ज्यादा होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो उसका एवरेज क्या रहा है वो मैंने यहाँ निकाला है, एवरेज। और फिर प्रॉफिट बुकिंग अमाउंट क्या था, कितना प्रॉफिट अमाउंट में बुक किया, और वही कितना परसेंटेज में है कि इतना प्रॉफिट बुक हुआ और इतना इन्वेस्ट हुआ एवरेज, तो वो परसेंटेज वाइज क्या है। ये सारी कैलकुलेशन हर एक इंडिविजुअल शीट्स में हो रही है यहाँ पे टॉप में, और उसी का रिजल्ट मैंने वहां पुल कर लिया है इनपुट एंड आउटपुट में, ठीक है। और हर एक शीट में मैंने आपको ये भी दे रखा है, आप ये भी देख पाएंगे समरी की पहली साइकिल कब स्टार्ट हुई और वो कब एंड हुई, और कितना उसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ था जब वो एंड हुई, और उसमें कितना प्रॉफिट अमाउंट बुक हुआ और वो कितने मंथ्स में बुक हुआ। ये सारा कैलकुलेशन मैंने आपको करके दे दिया। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ 1 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुआ, लेकिन वो साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग वो सारा खाली है, ठीक है। तो सेम चीज आपको ETF 2, 3, 4 सब में दिख जाएगी समरी, यहाँ टॉप राइट में। यही समरी मैंने यहाँ नीचे पुल कर लिया, उसके बारे में अभी बताता हूँ आपको। अब ये सारी समरी आ गई हर एक ETF की, सारे 6 ETFs की। उसमें मैंने क्या किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालने के लिए ये देखा है कि करंटली अभी कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है। 30 जून 2022 को इतना इन्वेस्टेड होता हमारा टोटल, और मैक्सिमम इन्वेस्टेड हर किसी को मैंने ऐड कर दिया, जो भी मैक्सिमम था वो मैक्सिमम इन्वेस्टेड, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि अगर हम 1 लाख सोच के चल रहे हैं तो मैक्सिमम इन 5 सालों में कितना इन्वेस्ट हुआ। ऑल्दो ये आगे पीछे रहे होंगे, हो सकता है मैक्स इससे भी थोड़ा कम रहा हो, लेकिन ये मैक्स पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे इतना आपका रहा होगा, अगर ये बैक टेस्टिंग करी, अगर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट किया होता पिछले 5 सालों में। और फिर मैंने एवरेज निकाल लिया है, क्योंकि एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हम रिजल्ट्स निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, वो एवरेज पे निकलेगी, क्योंकि कभी कम इन्वेस्ट हो रहा है, कभी ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो एवरेज कितना इन्वेस्ट हो रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ओके परफॉर्मेंस कैसा आया है इसमें। और फिर टोटल प्रॉफिट जो हमने बुक किया वो यहाँ पे है, और ये परसेंटेज में है टोटल प्रॉफिट। फिर मैंने एवरेज मंथ्स निकाले, क्योंकि जैसा आपने देखा कि पहली ETF पहले मंथ शुरू होती है, दूसरा ETF उसके 35 डेज बाद शुरू होता है। तो हम पूरे 60 मंथ्स नहीं, इसका एवरेज जो है 57 मंथ्स है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड था। और फिर एनुअलाइज प्रॉफिट मैंने इससे निकाल लिया है कि ये जो 67% है, अगर हमने 57 मंथ्स में कमाए हैं, तो अगर हम ईच ईयर चेक करें तो वो अब बन के आता है 14.13%, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिप्स
वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चेक करेगा, ठीक है, हर एक ETF में कितनी मैक्सिमम सिप हुई। 12 इसमें हुई थी तो यहाँ मैक्सिमम सिप आ गया, ताकि हमें ये भी आइडिया हो जाए कि हम 15 का सोच के चल रहे हैं लेकिन 5 साल में भी मैक्सिमम 12 सिप्स हुई। और ऑन एन एवरेज आप अगर चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आइडिया देख के ही आइडिया लग जाता हो कि 9 का एवरेज है लगभग। तो अगर आप यहाँ पे 9 डालेंगे जो येलो में है, वहां पे आपको ये बता देगा 9 कितनी बार हुई, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 8 गया, 9 तो एक भी बार नहीं हुई, इसलिए कह रहा है 0 बार। टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब है एक बार खरीदा, उसमें सिप करी और वो बिक गया, वो एक साइकिल है। उसके बाद दोबारा वो स्टार्ट हो गई साइकिल, फिर उसमें खरीदा, सिप करा, फिर बिक गया, वो दूसरी साइकिल। तो ऐसे करते करते इन 5 सालों में निफ्टी 20 में 13 साइकिल्स हुई, और सेट निफ्टी में और ये SBI वाले निफ्टी में 12 साइकिल्स हुई। तो ये सारी साइकिल्स आपको टोटल साइकिल्स बता रहा है। और मैक्स अगर हम 8 पे चेक करें, इसमें एक एक बार हुआ ऑब्वियसली, इसमें 3 बार हुआ, 8 सिप्स तक गए, इसमें 2 बार। तो आप देखेंगे कि साइकिल से कंपेयर करें 13 साइकिल्स में सिर्फ एक बार 8 सिप्स हुई इस वाले में, और सबसे कम साइकिल्स हैं 10 साइकिल्स हुई इस वाले में, और इसमें 3 बार ही 8 तक गया। तो मैं कह रहा था ना 7 अगर हम चेक करें तो मोस्टली 7 का ही एवरेज निकल के आता है, कि 6 और 7 SIPs रहती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं किसी ETF पे। ऑफ कोर्स ये एवरेज है, कभी ज्यादा होंगी कभी कम होगी, तो 6 या 7 ETF का आप मान के चल सकते हैं। तो इस परफॉर्मेंस को हम बेंचमार्क क्या लेंगे कि ये परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। बेंचमार्क है निफ्टी 20, जो मैंने पहला वाला हमारा ETF है, उसके प्राइसेस निकाले हैं। हमारी स्टार्ट डेट पे क्या प्राइस था, यानी कि 1 जुलाई 2017 को, और एंड डेट यानी कि 30 जून को क्या प्राइस था। उसके बेसिस पे इसमें ओवरऑल कितना गेन हुआ, 98 रुपीज से स्टार्ट करके 172 रुपीज इसका लास्ट डेट का प्राइस था। 15.89% इसमें इंक्रीमेंट हुआ, और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज एनुअलाइज्ड 14.13। और ये याद दिला दूं, ये जो 14.13 है, इसमें कोई टैक्सेशन नहीं मैंने काउंट किया है, इसमें कोई ब्रोकरेज मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ये ओवरऑल है। लेकिन एक और चीज मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो भी हम प्रॉफिट बुक करते चल रहे हैं, अगर हम उसे री इन्वेस्ट करते तो ये प्रॉफिट इससे भी ज्यादा होता। तो जो हमारा ब्रोकरेज और जो टैक्सेस हैं वो कुछ हद तक वहां पे एडजस्ट हो जाते। यानी कि जो निफ्टी ओवरऑल हमें दे रहा है, अगर हमने लमसम शुरू में निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया होता और 30 जून को जो भी लास्ट डेट हमारी यहाँ पे है, उस दिन हमारे को कितना मिलता, 15.89%। लेकिन लमसम इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क है, वो अभी मैं आपको जब बैंक निफ्टी की शीट दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। ओके, लमसम में ये रिस्क है, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है जो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहने में भलाई है, वो आपको समझ में आएगी आज, क्योंकि ये मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। लेकिन आज जब मैंने इसकी बैंक निफ्टी के ETF में बैक टेस्टिंग करी, तब मुझे लगा ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग रियल। ये खजाना है, जो महेश सर कहते हैं ये खजाना है, हाँ ये खजाना है। बाकी मैंने प्रॉफिट बुकिंग फ्रीक्वेंसी, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कितनी फ्रीक्वेंसी पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं, सारे साइकिल्स का मैंने यहाँ पे वो निकाल लिया है समरी। ओके, और कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट हुआ था, कितना प्रॉफिट बुक हुआ, कितना टाइम लगा उस प्रॉफिट को बुक होने में इस साइकिल में, ये साइकिल का टाइम है। उसके बाद मैंने ये चेक करा जब से हमने स्टार्ट किया है वहां से क्या कितने मंथ्स लग रहे हैं इस प्रॉफिट को आने में, और ये भी निकाला कि 2 प्रॉफिट बुकिंग के बीच में कितना मैक्सिमम गैप है और कितना गैप है। ठीक है, तो पहली बुकिंग आई 3.8 मंथ्स में, पहला प्रॉफिट बुक किया हमने। उसके 2.7 मंथ्स के बाद हमने दूसरा प्रॉफिट बुक किया। फिर मैंने यहाँ कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम मंथ कितने लगे हैं डिफरेंस, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग से दूसरे प्रॉफिट बुकिंग तक। इस 5 इयर्स की टेस्टिंग में 7.8 मंथ्स, यानी कि 8 मंथ से पहले हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यानी कि 1 साल भी हमें वेट नहीं करना पड़ा, हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और मिनिमम तो 0.0, यानी कि 0.0 का मतलब ये है कि कई दिन तो हमारे सेम डे में मल्टीपल प्रॉफिट्स बुक हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, 27 जुलाई को इस वाले ETF में, इस वाले ETF में, दोनों में हुए हैं। तो जहां जहां मिनिमम है वहां ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर दिया है, जहां मैक्सिमम है वो ऑटोमेटिकली रेड में हाईलाइट हो जाएगा। जब आप डेट्स चेंज करेंगे सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपने आप कलर कोड हो जाएगा और अपने आप ये सारे वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। तो ये तो था 5 इयर्स का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट। और बाकी मैंने 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स और 6 इयर्स का भी किया है, वो डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। डेट्स जो मैंने यहाँ डाली वो डाल के देखेंगे तो सेम यही रिजल्ट्स आएंगे। डेट्स आप इधर उधर करेंगे, हाँ जो भी आपको डेट स्टार्ट करनी है वो फर्स्ट से ही डालिएगा, तब ट्रैकिंग आराम से होगी। अगर आप फर्स्ट के अलावा कुछ और डालेंगे तो शीट में रिजल्ट्स ठीक से नहीं आएंगे। तो जब भी स्टार्ट कर रहे हैं आप बैक टेस्टिंग, फर्स्ट किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट डालिए और ये बैक टेस्टिंग आपको करके दे देगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा ये ETF पे बेस्ड है, तो अगर कोई ETF तब लॉन्च ही नहीं हुआ, मे बी आप 2010 की बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर इनमें से कोई ETF 2010 में अवेलेबल ही नहीं था, उसका डेटा 2010 से नहीं आएगा, तब से आएगा जब से वो लॉन्च हुआ है, तो वहां पे भी रिजल्ट्स ठीक से नहीं आएंगे, तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पिछले 6 साल में तो ये सारा डेटा था। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, कोटेक निफ्टी का स्प्लिट हुआ था 1/10, तो वहां मुझे मैनुअली चेंज करके ये डेटा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा।
क्योंकि वो स्प्लिट ऑटोमेटिकली प्राइस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था और डेटा बहुत ही वियर्ड आ रहा था, तो मैंने वो मैनुअली चेंज करके यहाँ पे डेटा निकाल के दिया है। तो अगर आप 6 ईयर्स की बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा वो दिखाई देगा, 39 सिप्स तक गया था, मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ज्यादा था, वो उसी वजह से, क्योंकि स्प्लिट आया था। वो डेट भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि जुलाई 2017 में वो स्प्लिट हुआ था, ये पर्टिकुलर ETF को, टेक निफ्टी। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 ईयर्स में इतना, 7 ईयर्स में इतना, 4 ईयर्स में 15.14%, 3 ईयर्स में 17.14%, 2 ईयर्स में 19.77%, ये लास्ट 2 ईयर्स की बात है। तो अगर FD को बीट करने की बात करें, इन्फ्लेशन को, GDP को बीट करने की बात करें, तो यहाँ पे रिजल्ट्स अमेजिंग आ रहे हैं, यानी कि हमारा पैसा इन्फ्लेशन को और FD को आराम से बीट करके उससे कहीं ऊपर हमें रिटर्न दे रहा है। तो अगर आपको एक सुकून वाली स्ट्रैटेजी चाहिए और आप चार्ट वार्ट वो सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और भी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज में से अभी तक जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं उनमें शामिल है। लेकिन अगर आपको चार्ट्स वाली स्ट्रैटेजी भी करनी है, कोई और स्ट्रैटेजी भी करनी है, तो कुछ पार्ट इसमें जरूर डालिएगा। मेनली वो पार्ट जो आप सोच रहे हैं कि मे बी मैं FD कर दूं सेफ्टी के लिए, तो ये FD से उस सेंस में तो सेफ नहीं है कि पैसा आपका सिक्योर्ड है, लेकिन रिटर्न्स वाइज और हिस्टोरिकली निफ्टी कभी भी ऐसे डाउन जीरो नहीं हो गया और उसके बाद नहीं उठाई, वो वाली चीज, उस चीज को ध्यान में रखते हुए FD से ये बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपको अपना पैसा ग्रो भी तो करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, GDP को बीट करना है, उन सब चीजों के लिए इससे सिंपल और इससे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। तो कुछ पॉइंट्स जो वर्थ नोटिंग है, व्हेन इंडेक्स इज इन कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड देयर विल बी ओनली एक्यूमुलेशन, ऑब्वियसली, बिकॉज जब नीचे गिर रहा है इंडेक्स तो हमारा निफ्टी 50 गिरेगा। इंडेक्स में या निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो जब वो नीचे गिर रहा है तो 6% का प्रॉफिट आने का तो चांस नहीं है, तो हम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। जब सस्ता होते जा रहा है हम और एक्यूमुलेट कर रहे हैं और एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन होगा। जब वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जाएगा तब हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा प्लस एक्यूमुलेशन होगा। तो एक्यूमुलेशन हमारा कभी नहीं रुकता, क्योंकि साइकिल हमारी लगातार चलती रहती है इन्वेस्टमेंट की, SIPs की। तो अप ट्रेंड में होगा प्रॉफिट बुकिंग प्लस एक्यूमुलेशन होंगे, डाउन ट्रेंड में होगा कंटिन्यूसली सिर्फ एक्यूमुलेशन होंगे। साइडवेज होगा, साइडवेज का मतलब होता है बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत नीचे नहीं जा रहा है, एक रेंज बाउंड हो जाता है, उसे साइडवेज कहते हैं। उसमें मोस्टली एक्यूमुलेशन होंगे और डिपेंड्स की रेंज क्या है, हो सकता है 6% जो एक्यूमुलेट करते करते नीचे ऊपर 6% का प्रॉफिट दे दे, तो 6% प्रॉफिट और प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कम होगा, लेकिन साइडवेज में एक्यूमुलेशन मोस्टली होंगे, डाउन ट्रेंड में एक्यूमुलेशन मोस्टली होंगे। तो ये पॉइंट्स नोट करने के लिए है, ताकि आपके दिमाग में एक फिट हो जाए साइकोलॉजी की, हाँ भाई डाउन ट्रेंड है तो एक्सपेक्ट मत करो। ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि डाउन ट्रेंड में भी आपको प्रॉफिट देगी। हाँ, डाउन ट्रेंड में आपको एक अच्छा बेस बना रही होगी आपके लिए, अच्छे पैसे इन्वेस्ट कराएगी आपसे, और जब अप ट्रेंड आएगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देगी। वो आप बैक टेस्टिंग में जरूर देखना, कोरोना में क्या हुआ था, डाउन ट्रेंड जब नीचे गिर रहा था तो ये आपको एक्यूमुलेट करवा रही थी, और जैसे ही ऊपर उछलने लगा मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई और उसके आगे की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई और प्रॉफिट बुकिंग होती रही। तो इसमें हमें वो टाइमिंग भी नहीं करनी पड़ती है कि ओके मार्केट टॉप में है तो मैं बेचूंगा, मार्केट बॉटम में है तो मैं खरीदूंगा, नहीं, हम लगातार खरीदते रहते हैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, और जब जब प्रॉफिट बुकिंग आनी होती है आती है। तो प्रॉफिट बुकिंग पे जो मैं बोल रहा था आपको वो समरी दिखाऊंगा। तो वो पिवट टेबल मैंने लगा दिया है। ये पिवट टेबल भी डायनेमिक है, यानी कि जब आप अपनी डेट्स वगैरह चेंज करेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 2017 में जुलाई में हमने स्टार्ट किया था, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई और उसका अमाउंट था 632। 2018 में 3 बार प्रॉफिट बुकिंग आई, उनके अमाउंट्स हैं ये। 2019 में 5 टाइम्स प्रॉफिट बुकिंग आई, ओके, और उनके अमाउंट्स हैं ये। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कितने ETF में उस महीने में आई, ठीक है। मार्च में 2 ETFs में आई, अप्रैल में 4 ETFs में आई, उनमें इतना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था, वो सारे समरी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये जो सम आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल 1,30,000, इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि ये इन सबको सम कर रहा है। लेकिन जब हमारी प्रॉफिट बुकिंग आती है वो कैपिटल फ्री हो जाता है और वही री इन्वेस्ट होता है, तो उसको हम बार बार ऐड करके ये नहीं निकालेंगे कि मैक्सिमम इतना इन्वेस्ट हुआ था, वो तो री इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला सम इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ कोई फॉर्मूला या कोई सेटिंग नहीं मिली मुझे इसे हाइड करने की, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिख दिया कि इसे इग्नोर कर दीजिएगा, कॉलम सी में जो टोटल फिगर आ रही है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 में इतनी बुकिंग आई, फिर 2020 में इतनी आई, 2021 में फिर से मार्केट भागा तो इतनी बुकिंग्स आई। ये इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशन सेटिंग लोगों की गलत हो जाती है। मुझे लगता है हर महीने आनी चाहिए, और जब 2 3 4 महीने तक नहीं आती प्रॉफिट बुकिंग तो वो हताश हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बैक टेस्टिंग में जरूर समझ लीजिएगा कि क्या फ्रीक्वेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मार्केट भाग रहा है तो आपको दिखेगा बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा है, साइडवेज है
तो कभी प्रॉफिट बुकिंग है, कभी नहीं है। तो वो सब चीजें समझाने के लिए मैंने ये वाला आपको पिवट टेबल बना के दिया है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी ईटीएफ में बैक टेस्टिंग की। कई बार लोग मुझसे निफ्टी के होने के बाद और भी पूछते हैं कि आईटीबीज में कर सकते हैं सर, क्या ये स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में कर सकते हैं? दोस्तों उसका आंसर है, इस वाली स्ट्रैटेजी को या तो निफ्टी इंडेक्स में कीजिए यानी कि निफ्टी ईटीएफ्स में, या फिर बैंक निफ्टी। उसके अलावा इधर उधर मैंने बैक टेस्टिंग नहीं करी और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि निफ्टी जो है एक पोर्टफोलियो है टॉप 50 स्टॉक्स का, और बैंक निफ्टी है बैंक का पोर्टफोलियो, तो वहां पे सेफ्टी ज्यादा है। अब आईटी का करेंगे, अब आईटी साइक्लिकल है, कभी बढ़ रहा है कभी बहुत घट रहा है, तो उसमें निफ्टी जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये शीट बैक टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑल यू हैव टू डू इज निफ्टी ईटीएफ जहां लिखा है यहाँ पे अपने ईटीएफ डाल दीजिए जिन्हें बैक टेस्ट करना है आपको, और इनपुट आउटपुट में अपनी डेट डाल दीजिए और अमाउंट वगैरह डाल दीजिए जो भी येलो में है, वो आपको टेस्ट करके बता देगा ओके इसमें ऐसे रिजल्ट्स आए होते। अब बात करते हैं वाई 6%। 6% ही क्यों? ये महेश सर से भी आप लोगों ने पूछा होगा उनके वीडियो में, मेरे वीडियो में भी आप वंडर करोगे 6% कहाँ से आता है ये 6%। तो आता है ऐसे है, महेश सर ने जब ये स्ट्रैटेजी डिजाइन की होगी, उन्होंने बैक टेस्टिंग की होगी और अलग अलग परसेंटेज पे रिजल्ट देखे होंगे, 5%, 4%, 7%, 8%, 10%, 6%। तो जहां पे ऑप्टिमल रिजल्ट्स आते हैं, ऑप्टिमल का मतलब है ना कम ना ज्यादा, ठीक ठीक, ऑफकोर्स ज्यादा तो पसंद आते हैं लेकिन ज्यादा का भी आंसर देख लेते हैं। तो अगर हम ज्यादा 7% करते हैं, हमें उम्मीद होगी कि ज्यादा हो जाएगा रिजल्ट, तो करके देखते हैं। यहाँ मैंने 7% डाल दिया है, सारी कैलकुलेशन दोबारा से शीट रन करेगी और हम यहाँ परसेंटेज देखते हैं, गिर गया है। ठीक है, हम 5% कर देते हैं 6 से नीचे, अब देखते हैं क्या है। तो हमारा पहले रिजल्ट था 14.13%, यहाँ पे 5% करने के बाद आया है 13.46%। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि शायद 3% पे करते चलेंगे तो जल्दी जल्दी चर्न आउट होगा, तो 3% करके देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। 3% में है 12.55%। तो आप जल्दी जल्दी अगर ये करेंगे 3% पे ही बुक कर लेंगे, आपके ब्रोकरेज बढ़ जाएंगे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं बढ़ेगा। आपका जो एंड रिजल्ट है वो 6% पे ही बेस्ट आया है। 6% इसलिए 6% इस तरह से डिराइव होता है कोई परसेंटेज किसी स्ट्रैटेजी का। तो अगर आप मेरे एसएसटी वाला एक्सपेरिमेंट वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो में मैंने कहा था कि एसएसटी के पहले हम टारगेट रखते थे, पहले बाय के लिए 10%, दूसरे के लिए 8%, तीसरे के लिए 6%। उसको मैंने जब प्रैक्टिस करके देखा प्रेजेंट सिनेरियो में, वो मैंने रिवाइज कर दिया, पहले के लिए 8%, दूसरे के लिए 6% और तीसरे के लिए भी 6%। तो मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रैटेजी कैसे बिहेव कर रही है, कहाँ पे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, परसेंटेज उस तरह से हमें ऑल्टर करनी पड़ती है। तो यहाँ 5 साल की बैक टेस्टिंग, 4 साल की, 3 साल की, मोस्ट ऑफ द बैक टेस्टिंग 6% ने ही हमें बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, इसलिए 6%। और अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स की। तो बैंक निफ्टी की शीट ये वाली है और इसका लिंक मैंने आपको मेन शीट, ये ईटीएफ वाली शीट में यहाँ पे दे भी दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी शीट आप देख सकते हैं, सी द मैजिक। अब मैजिक देखते हैं, क्या मैजिक क्यों कह रहा हूं मैं इसे। इनपुट आउटपुट में चलते हैं, हमें रिजल्ट क्या मिला 16.02%, और ये है 3 साल का, क्योंकि उससे पहले कई सारे ईटीएफ्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये 5 ईटीएफ्स अवेलेबल थे विद गुड वॉल्यूम्स, तो मैंने इन 5 ईटीएफ से करा है, इसमें 6 नहीं है, सिर्फ 5 हैं। ठीक है, और मैंने किया है 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2022 तक, यानी कि 3 साल का डेटा है ये। इसमें हमें रिजल्ट मिलता 16%। ओके, और अगर हमने बैंक बीस की बात करें, किसी ने अगर बैंक बीस खरीदा होता 1 जुलाई 2019 को लमसम 1 लाख का, 30 जून 2022 को उसकी वैल्यू सिर्फ 2.37% बढ़ी थी। चार्ट पे देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे है 1 जुलाई 2019, और यहाँ आप देखेंगे ये जो व्हाइट वाली लाइन जा रही है, यहीं कहीं प्राइस थोड़ा सा ही उसके ऊपर गया, क्योंकि यहाँ से बहुत नीचे गया, फिर इतना ऊपर गया, फिर यहीं आ गया। तो ओवरऑल इसमें 2.37%। तो अगर आपने लमसम किया होता तो ये आया होता आपके पास अभी हाथ में 3 सालों में, लेकिन इस स्ट्रेटेजी से किया होता आपको 16% मिले होते। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि लमसम करना ही बेस्ट है, हाँ कई जगह लमसम करना बेस्ट है। जिन लोगों को बिल्कुल इन स्ट्रैटेजीज में पढ़ना ही नहीं है, एक बार पैसा डाल दिया उसके बाद 5-10 साल तक देखना ही नहीं है, बीच में कोई बड़ा इवेंट आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि वहां पे आपको दिखेगा पोर्टफोलियो मे बी 60% प्लस था, और जब वो बड़ा इवेंट आया कोरोना और मे बी सम वॉर, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गया या बहुत कम परसेंटेज में आ गया। वहां पे साइकोलॉजिकली अपने आप को बनाए रखना कि हाँ मैं बने रहूं स्ट्रेट में, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वर्सेस अगर आप ऐसे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल रहे हैं, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि वो री इन्वेस्ट कर पाते हैं आप, और नीचे सस्ता खरीद पाते हैं, ऊपर महंगा बेच पाते हैं, वो सब कर पाते हैं जो कि लमसम में नहीं होता है। और ऐसे निफ्टी बीस जैसे रिजल्ट्स कई बार देखने को मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए जो लगातार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, मे बी अपने खर्चे
निकालने के लिए या फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा उठाने के लिए वो ये वाली स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहना है, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनको देखना ही नहीं है 10 सालों तक अपने पोर्टफोलियो को एक बार इन्वेस्ट करके, उनके लिए लमसम बेहतर मोस्टली साबित होते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, और उसके बाद जो भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है, लमसम, लॉन्ग टर्म, और मे बी दिस वन विद रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग, आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपको किसी भी स्ट्रेटेजी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स, उसके सारे चीजें बताना। ये नहीं कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ, यही कीजिए, नहीं। मेरा खुद का ये मानना है कि ये वाली स्ट्रेटेजी मैं करूंगा, सारा कैपिटल इसमें ही नहीं डालूंगा, मैं और भी स्ट्रेटेजीज करता हूँ। मैं ऑप्शन व्हील करता हूँ, जिसे मैं वर्चुअल हाउस कहता हूँ, मैं पैसों का पेड़ वाली स्ट्रेटेजी करता हूँ, वो मेरी मेन स्ट्रेटेजीज हैं। लेकिन ये वाली स्ट्रेटेजी भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे मन में ये था कि ये सारी मेरी एफडीज मैच्योर हुई थी, और मैं सोच रहा था उन्हें एफडी में दोबारा डाल दूं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद अब मेरा मन चेंज हो गया है। मैं एफडी में कुछ पैसा डालूंगा, लेकिन कई सारा पैसा, मेजोरिटी पैसा मैं स्ट्रेटेजी में डाइवर्ट करने वाला हूँ। मुझे इतनी पसंद आई है ये। और अभी शायद खजाने में और भी कुछ बाकी है। तो महेश सर, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये बैक टेस्टिंग शीट, और फिर हमें खजाने की ओर और लेके चलिए। और कुछ खजाने में ऐड करना बाकी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी बैक टेस्टिंग करने की। तो दोस्तों, इस शीट को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूंगा आपको, और पार्ट 1 वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जिन्हें इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। बाकी मेथड वाली शीट में, इस वाली शीट में मैंने आपको पार्ट 1 का लिंक यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का भी दे दिया है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी इस शीट में ही दे दिया है। तो आप शीट को कॉपी कर लेंगे तो आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अभी तक मेरे साथ रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं सपोर्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उनका थैंक यू, जो नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। नमस्कार।